इंग्लिश की एक बहुत फेमस कहावत है जो कहती है मोर यू स्वेट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन द बैटलफील्ड। जिसका मतलब है अगर आप प्रैक्टिस के समय, कोशिश के समय जो है ज्यादा पसीना बहाएंगे तो बैटल ग्राउंड में जब आप जाएंगे तो आपके लहूलुहान होने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। जिसका मतलब है अगर हम 1 अक्टूबर एचएस के प्री एग्जाम को एक बैटल ग्राउंड मान के चले तो इसका मतलब है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एमसीक्यू की जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो वहां पे आपके निराश होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। आपको जो है एचपीपीएससी जो है वो घायल नहीं कर पाए। हम जो है वो निम्बस एकेडमी जो है आपके लिए इसी तरीके की एमसीक्यू सीरीज जो है वो चला रही है और उस एमसीक्यू सीरीज में जो है मैं आपके सामने आज इकोनॉमी की एमसीक्यू क्लास 4th जो है वो लेके आया। नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का निम्बस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप जो है एमसीक्यू क्लास 4थी जो है वो देखना स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ना सिर्फ आपको उन क्वेश्चन के सही जवाब मिलेंगे बल्कि उन 4 क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शंस हैं तो उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर 2 स्टेटमेंट बेस्ड है तो उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां से मिलेगी। आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी पहली वीडियो थी, जो एनालिसिस वीडियो थी, उन्हीं के बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन डिराइव किए गए, बनाए गए हैं, उसी पैटर्न में बनाए गए हैं। तो आप इस एमसीक्यू क्लास को अंत तक जरूर देखें और इससे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको आप नोट डाउन भी जरूर करें। तो आइए बिना समय गंवाए जो है शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की, क्योंकि आपका समय जो है वो बहुत कीमती। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट के साथ जो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बस क्वांटिटेटिव होती है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होती है। तो ये जो 2 चीजें हैं मैं आपके सामने यहाँ पे लिख भी रहा हूं ताकि आप समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक चीज है कि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, वो सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ से सिर्फ ये पता लगता है कि जीडीपी कितनी बढ़ या घट रही है। ये जो साइन है वो बढ़ने का है और दूसरा साइन जो है वो घटने का है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बताता है कि अगर जीडीपी बढ़ या घट रही है तो उसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके साथ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जो जीवन यापन लोगों का चल रहा है उसकी जो क्वालिटी है वो कितनी घटिया बढ़ रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ ये बताएगा कि जीडीपी बढ़ या घट रही है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीडीपी के बढ़ने और घटने के साथ साथ ये भी बताएगा कि उसके बढ़ने या घटने से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना असर पड़ रहा है। तो अगर कोई चीज सिर्फ जीडीपी के बारे में बताती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये सिर्फ जो है क्वांटिटेटिव नॉलेज जो हमें मिल रही है। तो अगर कोई भी बात करता है कि जीडीपी कितनी बढ़ या घट रही है तो हम बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्वांटिटेटिव नॉलेज मिल रही है। लेकिन अगर जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलती है, इसका मतलब है कि क्वांटिटी के साथ साथ जो है लोगों की हमें जो है वो क्वालिटेटिव स्टडी भी जो है वो मिल रही है। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव स्टडी के साथ जो है हमें क्वालिटेटिव जो एनालिसिस करने का भी मौका मिल रहा है। इसका मतलब है जो पहली स्टेटमेंट कहती है वो बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज जस्ट क्वांटिटेटिव व्हाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जिसका मतलब है बोथ जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो इसकी सही है। क्लियर है नहीं क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे अब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि सवाल क्या कहता है और उस सवाल पे जो है हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के कंटेक्स्ट में, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के कंटेक्स्ट में जो है वो सही है। इससे पहले कि जो क्या ऑप्शंस हमारे पास है, क्या स्टेटमेंट रीड करके दी गई है, उससे पहले देखते हैं कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होता क्या है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक ऐसा इंडेक्स है जो भूटान के 4th जो उनके किंग थे जिनका नाम था जिंगमे वांगचुक। क्या नाम था उनका? जिंगमे वांगचुक। उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया था ड्यूरिंग द 1970s। यानी ये जो इंडेक्स हमारे पास आता है, जो भूटान के जो 4th किंग थे जिनका नाम जिग्मे वांगचुक था, उन्होंने जो है 1970s में दिया था। उन्होंने कहा था कि इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम वो दोनों यानी इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स का यूज करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें क्या क्या आएगा? गुड गवर्नेंस आएगी, जिसमें गुड गवर्नेंस आएगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी,
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, कल्चरल डेवलपमेंट एसोसिएट होगी, और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी जो है हमारे पास रहेगी। यानी जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में जो जिग्मे वांगचुक जो फोर्थ किंग थे भूटान के, जिन्होंने 1970s में ये हैप्पीनेस इंडेक्स दिया था, उसपे उन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों का यूज करेंगे इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें गुड गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पे जो है वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है इस इंडेक्स के रहेंगे। अब देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय फोर्थ किंग ऑफ भूटान जिग्मे वांगचुक इन 1970s। एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट में भी मैंने आपको यही चीज बताई। दूसरी बोलती है इट यूजेस बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया कि दोनों फैक्टर्स का यूज होगा। और तीसरा ओनली गुड गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट आर पार्ट ऑफ इट। नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि गुड गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी इसका पार्ट होता है। यानी जो आपके पास तीसरी स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब है आपका जहां जहां भी आपकी जो तीसरी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, जबकि पहली दो स्टेटमेंट सही है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको जो है वो रिक्वायर्ड जानकारी जो है इस इंडेक्स के बारे में पता लग गई होगी। और आइए अब हम जो है वो अपने तीसरे सवाल की तरफ आज के बढ़ेंगे, और इस सीरीज का जो है हमारा 33वां सवाल ये रहने वाला है। आइए, क्या बोला गया है? ये भी जो सवाल है वो इंडेक्स के बेसिस पे, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स इज आर करेक्ट। कि भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसके बारे में जो 3 स्टेटमेंट आपके पास लिखी गई है या आपके पास दी गई है, वो कौन सी स्टेटमेंट उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के एस्पेक्ट में सही है। सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समावेशी विकास, ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा विकास जो हर एक श्रेणी, जो सोसाइटी के हर एक श्रेणी, हर एक सेक्टर को इंक्लूड करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट होती है? समावेशी विकास वो विकास होता है जो सोसाइटी के तमाम सेक्शन और सेक्टर को एक साथ लेके जो है वो आगे बढ़ता है। ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो रिलीज किया जाता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया होता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए वो 12 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। वो 12 इंडिकेटर्स का जो है वो हमारे पास यूज करते हैं। ये 12 इंडिकेटर्स डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। कुछ उसमें एजुकेशन का है, कुछ उसमें हेल्थ के फैक्टर्स है, कुछ उसमें एक्सेस टू रिसोर्सेज के फैक्टर्स हैं। इन 3 जनरल बेसिस पे जो है ये 12 भागों में जो है ये बटा हुआ होता है। अगर हम तीसरी बात करें कि इसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं वो ग्रोथ इन डेवलपमेंट होता है, उसको चेक किया जाता है। इसमें जो है वो इंक्लूजन को चेक किया जाता है कि कितना समावेशी विकास जो है वो देशों के अंतर्गत हो रहा है या देशों के अंदर हो रहा है। और इसके साथ साथ इंटरजनरेशनल इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी, इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो है ये तीसरा पिलर, इसका भी जो है वो यूज किया जाता है। यानी क्या क्या चीजें हमने सीखी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज होता है। 12 इंडिकेटर्स एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज के अराउंड जो है वो घूमते हैं, और जिसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इंक्लूजन है, इंटरजनरेशन इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी। अब देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है और क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया। दूसरी स्टेटमेंट इट यूजेस 12 इंडिकेटर्स टू गिव मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात जो अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया। दिस इंडेक्स हैज 3 पिलर्स, ये तो सही है, लेकिन कौन कौन से वो देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन एंड इंटरजनरेशन इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब है कि जितने भी ऑप्शन, जितनी भी स्टेटमेंट आपके पास दी गई है वो सारी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब जो आंसर आपका होगा वो ऑल ऑफ द अबव जो है हमारे पास हो जाता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे अब आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी हम आज के चौथे और इस सीरीज के जो है वो अपने 34वें सवाल की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। Which of the following statement describe जीरो बेस्ड बजटिंग? इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है जो आपके सामने लिखी गई है वो जीरो बेस्ड बजटिंग को जो है वो डिफाइन करती है। सॉरी, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको जीरो बेस्ड बजटिंग को जो है वो डिफाइन करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो क्या होता है,
जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें प्रीवियस एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर सेक्शन या स्कीम के लिए क्या होता है उसको जो है वो काउंट में नहीं लिया जाता है और हर एक चीज जो है वो बिल्कुल फ्रेश जो है वो स्टार्ट की जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीरो बेस्ड बजटिंग वो बजटिंग होती है जिसमें प्रीवियस एक्सपेंडिचर को जो है वो एक बेंचमार्क या बेस जो है वो नहीं लिया जाता है और किसी भी कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम है, कोई नया इनिशिएटिव आना है, उसको जो है बिल्कुल एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जो है वो स्टार्ट या इवेल्युएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्कीम के लिए पिछले साल अगर 70,000 करोड़ का व्यय अगर उसके हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आने वाले साल में उसके ऊपर व्यय बढ़ेगा या उतना रहेगा। अगर वो व्यय कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि उस स्कीम की उस पर्टिकुलर जो कोई अगर इनिशिएटिव आया है उस पर्टिकुलर ईयर में उसकी क्या अहमियत जो है वो रहने वाली है। अगर अहमियत कम है तो वो पैसा घट भी सकता है, यानी वो व्यय या एक्सपेंडिचर घट भी सकता है, और अगर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है तो वो एक्सपेंडिचर, उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ भी सकता है। यानी जीरो बेस्ड बजटिंग वो बजटिंग होता है जिसमें प्रीवियस एक्सपेंडिचर को जो है वो काउंटेबल या बेस बेंचमार्क के रूप में नहीं लिया जाता है और आने वाले समय में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बेसिस पे जो है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो स्टार्ट या सुनिश्चित जो है वो किया जाता है। यानी अब देखते हैं, जो ये मैंने आपको चीजें समझाई उस स्टेटमेंट, मतलब जो ये चीजें आपने समझी उसको कौन सी जो स्टेटमेंट है वो कहती है। बजट टेक्स प्रीवियस एक्सपेंडिचर इनटू कंसीडरेशन, बिल्कुल गलत। मैंने अभी आपसे कहा कि प्रीवियस एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है। बजट डज नॉट टेक प्रीवियस एक्सपेंडिचर फॉर ग्रांटेड एंड स्टार्ट्स अफ्रेश, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको कहा कि जो प्रीवियस एक्सपेंडिचर है उनको जो है बहुत ज्यादा जो है वो नहीं लिया जाएगा और जो स्टार्ट होगा वो फ्रेश किया जाएगा ताकि चीजों के बारे में जो है वो जानकारी मिल सके। इट मींस जीरो मनी फॉर प्रीवियस स्कीम, ये भी बिल्कुल है। प्रीवियस स्कीम से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इट मींस नो बेसिस फॉर द बजटिंग यूज, ये भी जो है वो पार्शियली इनकरेक्ट है कि कोई बेसिस हो ना हो, लेकिन जो स्टार्ट होता है वो अफ्रेश होता है। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी आपके पास रहता है। और हम जो है अपना चौथे सवाल को इस तरीके से समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं आज के 5वें और इस सीरीज के 35वें सवाल की तरफ, जो आपको आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं कि सवाल में क्या है और देखते हैं क्या क्या जो है वो नॉलेज हमें इस सवाल से मिल सकती है। सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। व्हेन वी सेल एन एसेट विद अ प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स टैक्स इज इंपोज्ड। जो बात हो रही है, सबसे पहले बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स की। पूछा गया है कि जो सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें टैक्स बर्डन जो है कांट बी शिफ्टेड, जिसमें टैक्स बर्डन जो है किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है इन विच टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, जिसमें टैक्स बर्डन शिफ्ट हो सकता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसमें टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स क्या है, अगर मेरी इनकम पे वो टैक्स लगना है, अगर मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम में आती है तो वो जिसकी इनकम है उसी ने टैक्स देना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी इनकम पे जो है टैक्स लगना है और मैं कहूं अपने पिताजी से कि आप मेरे बदले में टैक्स भर दीजिए, अपने भाई से कहूं कि आप मेरे बदले में टैक्स भर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी इनकम है उसी पे ही टैक्स लगना है, यानी बर्डन जो है किसी और पे मैं शिफ्ट नहीं कर सकता हूं। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स है। जिस कॉर्पोरेट पे लगना है उसी ने ही वो टैक्स भरना है, उसके अलावा कोई और नहीं भर सकता। जैसे अगर जो एनुअल टर्नओवर अमेजॉन का है, अगर अमेजॉन पे टैक्स लगा है तो वो अमेजॉन नहीं भरना है, उसको फ्लिपकार्ट जो है वो नहीं भर सकता है। तो मतलब जो टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, उसी को ही जो है हम वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो कहते हैं। अब देखेंगे कि जो हमारे पास बोला गया है कि सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बात करी गई है। सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स अगर हम देखें तो जनरली स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट जो हमारा है वहां पे जो शेयर्स का आदान प्रदान या लेन देन जो होती है वहां पे लगता है। जो सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट है, जब आप वहां पे शेयर्स का लेन देन करते हैं यानी बाई और सेल करते हैं तो वहां पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि कोई शेयर है जिसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपए, कितने रुपए है, 100 रुपए, और सरकार कहती है कि जो जितना भी जो लेन देन होगी उस पर मैं 10% टैक्स लगाऊंगी। कितना टैक्स लगाऊंगी, 10% लगाऊंगी, यानी 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए।
यानी सरकार कहती है कि अगर कोई 100 रुपए का शेयर स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में लेन देन अगर उसकी होती है तो उसके ऊपर जो है वो 10 रुपए टैक्स लगाया जाएगा। मान के चलते हैं कि ए और बी वो दो लोग हैं, एक जो है वो खरीदना चाहता है और एक दूसरा जो है वो बेचना चाहता है। इन पे कितना टैक्स लगेगा? 10 रुपए टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स कैसे बटेगा? ए को 5 रुपए देना पड़ेगा, बी को भी 5 रुपए देना पड़ेगा। यानी जो ये टैक्स होगा ये दोनों पे जो है वो इक्वली जो लगेगा। इसका मतलब है ए जो है वो टैक्स का बर्डन ना तो बी पे शिफ्ट कर सकता है, बी जो है अपने टैक्स का बर्डन ना तो ए पे शिफ्ट कर सकता है, और ना ही किसी और थर्ड पार्टी पे ये शिफ्ट हो सकता है। यानी जो 5 रुपए का टैक्स भरना है वो ए ने ही भरना है, और जो इस वाले 5 रुपए का जो टैक्स भरना है वो बी ने ही भरना है। यानी बी जो है वो ए पे शिफ्ट नहीं कर सकता और ए जो है वो बी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब इसमें जो है टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सिक्योरिटीज और जो ट्रांजैक्शन टैक्स हमारे पास है वो वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। क्लियर है नहीं क्लियर है? दूसरा हमारे पास क्या लिख के आता है? दूसरा हमारे पास लिख के आया है कि when we sell an asset with the profit, capital gains tax is imposed on it। देखते हैं सीजीटी क्या होता है। कैपिटल गेन्स टैक्स भी जो है हमारे पास वो डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट होता है। कैपिटल गेन्स टैक्स भी जो है वो हमारे पास कैपिटल गेन्स टैक्स का ही जो है वो पार्ट होता है। ठीक है, यानी कैपिटल गेन्स टैक्स भी जो है हमारे पास वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। कैपिटल गेन्स टैक्स तब लगता है जब आप जो है या हम लोग जो है अपने एसेट को प्रॉफिट के साथ जो है वो सेल करते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो कब लगता है? जब भी हम अपने एसेट को प्रॉफिट के साथ बेचते हैं तब जो है वो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो इंपोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ने अपने आप को, लेट्स से कि फेसबुक को जो है वो $1 बिलियन के प्रॉफिट में बेचा। मान के चलते हैं कि व्हाट्सएप ने फेसबुक को $1 बिलियन के प्रॉफिट के साथ बेचा, तो इसका मतलब है अब व्हाट्सएप को जो है वो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या लिखा है? When we sell an asset with a profit, capital gains tax is imposed। इसका मतलब है कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो आपको मैंने यहाँ पे बताया भी है, जिसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये वाला जो आंसर है हमारे पास वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के छठे और इस सीरीज के 36वें सवाल की तरफ। सवाल आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपको दिखाई दे रहा है और अब हम जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स व्हिच गोज इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सेस इज अ टेम्पररी टैक्स व्हिच गोज इनटू द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब ये सवाल हमने क्यों डाला? रिसेंटली जो है वो सरकार ने जो है एग्रीकल्चर सेस जो है उसको जो है वो हटाया है। किसको हटाया है? एग्रीकल्चर सेस को जो है वो सरकार ने जो है वो हटाया है। तो देखते हैं सेस और सरचार्ज होता क्या है, उसके बेसिस पे हमने जो है आपको सवाल बनाया। ये आपके लिए करंट अफेयर्स का भी सवाल है और आपके लिए स्टैटिक नॉलेज को करंट से लिंक करने का भी एक सवाल है। तो देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज होता है टैक्स पर टैक्स लगने की प्रक्रिया। सरचार्ज होता है टैक्स पर टैक्स लगने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सरचार्ज। यानी अगर टैक्स पे और टैक्स लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज जो है वो जनरली वेल्दी पीपल पे लगाया जाता है। किन पे लगाया जाता है? वेल्दी पीपल पे लगाया जाता है जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बहुत अधिक होती है। किन पे लगाया जाता है? वेल्दी पीपल पे लगाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? एक तो जो है वो सरकार की इनकम में बढ़ोतरी होती है जिसको हम बोल सकते हैं टैक्स इनकम। एक तो सरकार की टैक्स इनकम में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसको भी कम करने में सरचार्ज से मदद मिलती है, क्योंकि वेल्दी पीपल के ऊपर जो है ज्यादा टैक्स लग रहा है तो उससे इनइक्वालिटी भी कम होती है और सरकार को जो है वो टैक्स इनकम की भी वृद्धि होती है। ये जो सरचार्ज है वो जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी के साथ जो मेरा आपसे सवाल है जो आप सभी को जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है आता है, और आपको यह भी बताना है कि क्या इसका पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर होता है या नहीं होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये कहता है कि हमारे पास क्या है कि जो सरचार्ज का जो पैसा जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। यानी उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है जिससे सरकार को पैसे निकालने के लिए जो है पार्लियामेंट में जो है वो बिल पास करना पड़ता है।
आपने मुझे ये भी बताना है कि वो कौन सा बिल जो है वो सरकार को पास करना पड़ता है और ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है। सॉरी, ये जो आपने आंसर मुझे देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं ये सेस क्या होता है, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेस खत्म होने का मतलब क्या है। सेस जो होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पररी टैक्स। सेस को हम क्या बोलते हैं? सेस को हम बोलते हैं टेम्पररी टैक्स। टेम्पररी टैक्स बोलते हैं हम किसको? सेस। टेम्पररी टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेस जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि सेस जो है हमारे पास वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बना होता है, ठीक है। सेस जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बना होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं स्वच्छ भारत सेस, मैं क्या कह रहा हूं? स्वच्छ भारत सेस। इसका मतलब है जब तक स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते ये सेस तभी तक काम करेगा, और जिस दिन उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे ये सेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? टेम्पररी टैक्स का नाम जो है वो दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक उतने ही पर्टिकुलर पीरियड के लिए चलता है जब तक उसके ऑब्जेक्टिव जो है किसी स्कीम के वो अचीव नहीं होते। ये जो पैसा जाता है वो कहां जाता है? ये जो पैसा जाता है वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है। कहां जाता है? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जो है ये पैसा जाता है। जो एक फंड होता है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, उसमें जो है ये फंड हमारे पास जाता है। एक और क्वेश्चन आपके लिए जो आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, और आपने ये भी बताना है कि क्या उसका पैसा जो है वो स्टेट के साथ शेयर होता है या नहीं होता। अब देखते हैं स्टेटमेंट। चार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स व्हिच गोज इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। एंड सेस इज अ टेम्पररी टैक्स, सेस टैक्स व्हिच गोज इनटू पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए हमारे पास है वो सही हो जाता है, और हम जो है वो अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है आज का 37वां और जो है आज का 7वां और इस सीरीज का 37वां सवाल। देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिख के आई है, क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एड वैलोरम टैक्स इज अ होल बॉडी टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन सम स्पेसिफिक फीचर ऑफ अ कमोडिटी। देखते हैं ये टर्मिनोलॉजीज जो टैक्स के साथ एसोसिएटेड होती है, ये टर्मिनोलॉजीज जो सेस के साथ टैक्स के साथ एसोसिएटेड होती है, ये क्या होती है। दो तीन चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, एक होता है प्रोपोर्शनेट टैक्स, एक हमारे पास होता है एड वैलोरम टैक्स, और एक हमारे पास होता है स्पेसिफिक टैक्स। एक सिंपल सवाल से जो है आपको अगर मैं देखें तो आपको जो है वो 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ये क्या मिलता है? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो उस पर टैक्स रेट भी बढ़ेगा। मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स जो है वो कम होगा। नाम से पता लगा है रिग्रेसिव, इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होगा। प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनेट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, जिसमें रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि सरकार जो है वो 10% टैक्स जो है वो लगा रही है, तो चाहे आप 2000 कमाओ, चाहे आप 2 लाख कमाओ, चाहे आप 2 करोड़ कमाओ, या कितना भी कमा लो, सब पे कितना टैक्स लगेगा? 10%। तो प्रोपोर्शनेट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आपकी इनकम बढ़े चाहे आपकी इनकम कम। एड वैलोरम टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं होल बॉडी टैक्स। होल बॉडी टैक्स का मतलब है कि जितनी भी कमोडिटी है उस पूरी कमोडिटी पे जो है वो टैक्स लगेगा। अगर आपका सोने पर टैक्स लगना है तो पूरे उस सोने की बॉडी पे जो है वो टैक्स लगेगा, इसलिए हम इसको होल बॉडी टैक्स भी कहते हैं। स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होता है जो कमोडिटी की स्पेसिफिक फीचर, जैसे मान के चलो उसकी लेंथ हो गई, उसकी ब्रेड्थ हो गई, उसकी हाइट हो गई, उन बेसिस पे जो है वो लगता है। तो एड वैलोरम एक ऐसा टैक्स होता है जो पूरी बॉडी पे लगता है, होल बॉडी टैक्स को बोलते हैं, या पूरी कमोडिटी पे लगता है उसको फुल कमोडिटी टैक्स कहते हैं। या स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी स्पेसिफिक फीचर ऑफ अ कमोडिटी लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट उस पे लगता है। तो 5 इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमें यह पता लग गया
कि जो स्टेटमेंट 1 है जो कहती है होल बॉडी टेक्स्ट और जो स्टेटमेंट 2 है ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास सही है और ऑप्शन ए जो है हमारा जो है इस प्रकार से सही हो जाता है। बढ़ेंगे आज के 8वें और इस सीरीज के 38वें सवाल की तरफ। दो स्टेटमेंट आपके पास है जो कहती है बजट डेफिसिट ऑफ अ गवर्नमेंट इज ऑलवेज जीरो और दूसरी स्टेटमेंट है फिस्कल डेफिसिट इज इक्विवेलेंट टू बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बजट डेफिसिट सबसे पहले होता क्या है? ये होता है सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ठीक है, बजट डेफिसिट क्या होता है? ये होता है सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब अगर हम थोड़े से घर में जाएं और पहले अपने घर का होम बजट डेफिसिट जो है वो कैलकुलेट करें। मान के चलते हैं कि मेरे घर की जो खर्चे हैं वो 20,000 है जबकि मेरे घर की जो आमदनी है वो 18,000 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे घर में जो है वो मैं कितना डेफिसिट में चल रहा हूं तो शायद आप मुझे बोलेंगे कि 2,000। वो हमने कैसे निकाले? 20,000 से जब हमने 18,000 को माइनस किया तो आपने कहा कि 2,000 जो है आपके घर का जो है वो डेफिसिट चल रहा है। अब खर्चे तो 20,000 है ही है, मेरे इनकम मेरी 18,000 है घर की। इसका मतलब है अगर उन खर्चों को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं से ये 2,000 तो अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये अरेंज करने के लिए या तो मैं पड़ोसी के पास जाऊंगा या मैं जाऊंगा बैंक के पास। अब पड़ोसी के पास जाने के खतरे बहुत है। अब ये पता नहीं कि वो कल को कितना सुनाना शुरू कर देगा, या हो सकता है 10 साल बाद भी यही पूछ रहा हो कि देखा 10 साल पहले तुझे पैसे दिए थे, तुझे इतना भी याद नहीं। तो मतलब पड़ोसी वाला ऑप्शन मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, पर क्योंकि मुझे पता नहीं वो कब तक सुनाता रहेगा इसके पीछे। बैंक के पीछे के साथ में जा सकता हूं क्योंकि बैंक तो सुनाने वाला है नहीं, घर को आने वाला है नहीं अभी। तो मैंने बैंक से मैं लूंगा। अब मैं क्या करता हूं मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक से 2,000 जो है वो ले लेता हूं। तो यानी अब मेरी इनकम भी कितनी हो जाती है? 20,000 हो जाती है। अगर 20 से 20 माइनस करूंगा तो 0 हो गई। मतलब मैंने 2,000 जो है वो बैंक से ले लिए और उससे जो है अब जो एक्सपेंडिचर और इनकम में जो मिसमैच था उसको मैंने पूरा कर लिया। यानी 2,000 का मिसमैच था, उस 2,000 को मैंने फुलफिल कर लिया। तो अब जो मेरे बजट डेफिसिट है वो कितना आ गया? 0 आ गया। इसी तरीके से जो सरकार का बजट डेफिसिट भी है वो भी हमेशा 0 होता है। आप बोलेंगे ये कैसे? क्योंकि जब भी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट में मिसमैच होता है सरकार जो है वो लोन जो है वो ले लेती है। सरकार क्या करती है? लोन ले लेती है। जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 39 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था जबकि 22 लाख करोड़ का जो था सरकार की इनकम थी। इसका मतलब है जो डेफिसिट था वो 17 लाख करोड़ का था। 17 लाख करोड़ सरकार ने कैसे फुलफिल किए? लोन से फुलफिल किए। लोन से जब फुलफिल किए तो ये भी जो है हमारे पास कितना हो गया? 39 लाख करोड़ हो गया। यानी जिस तरीके से आपके घर का बजट डेफिसिट 0 होता है वैसे ही सरकार का भी जो बजट डेफिसिट होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो आप बोलेंगे कि जो ये लोन लिया था ये काउंट कहां पे होगा? कहीं ना कहीं तो काउंट होगा। जो मैं 2,000 जो है ये बैंक से ले रहा हूं वो कहीं ना कहीं तो काउंट होना चाहिए। तो वो काउंट होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट में। कि ये जो 2,000 का जो मिसमैच था मेरे घर के डेफिसिट में वो कहां काउंट होगा? फिस्कल डेफिसिट में। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट प्लस बोरोइंग। क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट प्लस बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल रिसीट क्या होता है? हमने बोला था बजट डेफिसिट। यानी बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग जो है वो क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट हमारे पास होता है। एफडी में आगे लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला? बजट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज 0। इसका मतलब है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू 0 प्लस बोरोइंग विच इज इक्वल टू बोरोइंग। यानी 0 में कोई भी चीज अगर आप ऐड करेंगे तो वो उतनी रहती है। यानी 10 में मैं 0 ऐड करूंगा तो 10 ही रहेगी, 15 में 0 ऐड करूंगा तो 15 ही रहेगी, यानी बोरिंग ही रहती है। जिसका मतलब है फिस्कल डेफिसिट इज इक्विवेलेंट टू बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। एंड बजट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज 0। इसका मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हो जाती है और हम जो है अपने आज के सेकंड लास्ट और इस सीरीज के 39वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 39वां सवाल हमारे पास क्या कहता है। नीर इज an adjusted weighted average which reflects international competitiveness of a currency। दूसरी स्टेटमेंट रीर इज एडजस्टेड वेटेड एवरेज विच रिफ्लेक्ट्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ करेंसी। देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले रीर से पहले हमें ईर पढ़ना पड़ेगा। ईर जो होता है वो होता है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
ईर यानी EER हमारे पास जो है वो क्या होता है कि इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या बताता है? इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है करेंसी की स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? करेंसी की स्ट्रेंथ बताता है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ अ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, यानी किसी एक देश की करेंसी की स्ट्रेंथ बाकी करेंसीज के मुकाबले जो है वो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमें बताता है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है नीर और दूसरा होता है रीर। नीर हमारे पास होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीर हमारे पास होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर जो है वो अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज होता है। क्या होता है? अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज जो है वो करेंसीज का होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? नीर जो है हमारे पास वो अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज जो है वो करेंसी का होता है, जो किसी भी करेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो अदर करेंसीज के साथ दिखाता है। क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन हो गया, कोई और चीजें जो है वो एडजस्ट नहीं होती है, इसलिए जो इसको अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज कहते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन और सब चीजें जो है वो एडजस्ट नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज बोलते हैं, जो किसी भी करेंसी की स्ट्रेंथ बताता है। नीर का यूज जो है वो करेंसी की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बताता है। ठीक है, नीर जो है किसी भी करेंसी की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बताता है, जबकि रीर जो है उसको जो है वो नीर से मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ? इन्फ्लेशन एट इंडिया विद इन्फ्लेशन एट ट्रेडिंग कंट्री। मतलब जब हम नीर के साथ भारत की इन्फ्लेशन को भारत के ट्रेडिंग पार्टनर की इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे, तब हमारे पास जो है वो रीर निकल के आता है, जिसका मतलब रीर जो है हमारे पास वो एडजस्टेड वेटेड एवरेज रहेगा। इसका मतलब रीर जो है हमारे पास एडजस्टेड वेटेड एवरेज रहेगा। इन्फ्लेशन जो है किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट को बहुत अधिक प्रभावित करता है, इसीलिए रीर से हमें जो है कंट्री की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का जो है वो पता चलता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? जिसका मतलब है पहली स्टेटमेंट लिखा है नीर इज अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज व्हिच रिफ्लेक्ट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और दूसरी भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो बोलता है कि एक एडजस्टेड वेटेड एवरेज है जो किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बताता है। सॉरी, ठीक है, जिसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट जो है हमारे पास सही जो है वो हो जाता है, यानी ऑप्शन ए जो हमारे पास करेक्ट हो जाता है। और हम जो है आज के आखिरी सवाल यानी 40वें सवाल की तरफ जो है प्रस्थान करते हैं। ठीक है, लिखा है कि एसडीआर के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसडीआर इज करेक्ट। चलो देखते हैं एसडीआर क्या होता है। एसडीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूएस से कुछ बाई करना है तो आपको डॉलर में देना पड़ेगा, चाइना से लेना तो रेमनीबी में देना पड़ेगा, जापान से लेना तो जापानीज येन देना पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो गोल्ड को भी एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब हर कंट्री के पास डॉलर, रेमनीबी, येन या गोल्ड का होना जरूरी है। इसको बोलते हैं किसी भी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व। जैसे हर कंट्री के पास उसका एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, वैसे ही एसडीआर भी एक फॉरेक्स रिजर्व है जो किसके पास है? आईएमएफ के पास है। एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, इट इज नॉट अ करेंसी। ठीक है, एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, बल्कि विश्व की 5 बड़ी करेंसीज का, ठीक है, बल्कि विश्व की 5 बड़ी करेंसीज का जो है ये मिश्रण है। कौन सी 5? डॉलर, यूरो, पाउंड, रेमनीबी एंड जापानीज येन। यानी एसडीआर जो है एक फॉरेक्स रिजर्व है आईएमएफ के पास, ये कोई करेंसी नहीं है और ये जो है विश्व की 5 करेंसीज का मिश्रण है, जिसमें इंडियन करेंसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इन विच, मतलब जो ये एसडीआर वाला है इंडियन करेंसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। पहला पूछा है इट इज अ ग्लोबल करेंसी, बिल्कुल गलत, मैंने अभी तो बोला इट इज नॉट अ करेंसी, ये करेंसी है ही नहीं। इट इज अ मिक्स ऑफ 5 करेंसीज, बिल्कुल सही। इंडियन करेंसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल गलत।
इट इज होल्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, नहीं, ये आईएमएफ के द्वारा जो है वो होल्ड की जाती है। इसका मतलब ऑप्शन इज ओनली 2, बाकी सभी सवाल हमारे पास गलत हो जाते हैं। और इसी के साथ जो है आज हम अपने इस सीरीज के जो है वो अंत में पहुंच गए हैं। बहुत जल्द आपसे जो है एमसीक्यू क्लास 5 में मुलाकात होगी। जाने से पहले जो आपसे सवाल इस क्लास में पूछे गए उनका आप जवाब जरूर दें, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।